15 अगस्त 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो सकती है क्योंकि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अलास्का में इस दिन होने वाली है। अलास्का को खास तौर पर चुना गया है। बात होगी यूक्रेन के मुद्दे पर कि क्या सीज फायर होगा या पूरी तरीके से युद्ध विराम कर दिया जाएगा। ये जो ऑरेंज कलर के हिस्से आप देख रहे हैं यूक्रेन के मैप में, इन हिस्सों पर पहले से ही रशिया का कब्जा है इस युद्ध में। और जो लाल कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं क्रीमिया, ये शहर है 2014 में इन हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया था। ये अलास्का जगह है, जिस जगह पर मीटिंग होनी है। ये रशिया है आपका, यहां अमेरिका है। यहां से सिर्फ ये दूरी 150 से 200 किलोमीटर की है। लेकिन इससे पहले खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि ट्रंप की और पुतिन की कोई सीक्रेट डील हो चुकी है जो फिलहाल सुर्खियों में छाई हुई है। उससे पहले आप समझ लीजिए, यही वो ट्रंप है जो आज पुतिन की वजह से या फिर रूस की वजह से भारत के ऊपर टैरिफ ठोक रहे हैं। कभी इन्होंने ही व्लादिमीर पुतिन को अपना दोस्त कहकर संबोधित किया था। पुतिन मेरे दोस्त हैं और मैं उनके साथ मिलकर यूक्रेन रूस विवाद को सुलझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस बयान के बाद जो खबर सामने आई है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। सूत्र बताते हैं कि पुतिन ने ट्रंप को एक गुप्त प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने ट्रंप को एक गुप्त प्रस्ताव दिया है। ऐसा ही एक प्रस्ताव पहले भी दिया गया था, वो भी आपको बताऊंगा। यूक्रेन में कुछ हिस्सों को रूस के नियंत्रण में ऑफिशियली सौंपने की बात थी। मैप पर जो ऑरेंज कलर के हिस्से आपको दिखाए थे, उन हिस्सों को ऑफिशियली रूस को दिया जा सकता है। अब बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरी तरह से इस खबर को सुनकर, इस डील को देखकर शॉक हैं। यूक्रेन को डर है कि उसका एक बड़ा हिस्सा जो पहले से रूस के कब्जे में है, अब ऑफिशियली रूस का हो सकता है। 2014 की बात करें तो लाल रंग का जो हिस्सा दिखाया था क्रीमिया वाला, और ऑरेंज कलर का जो हिस्सा दिखाया था वो अभी इस युद्ध के दौरान लगातार वो हिस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में मुलाकात होने वाली है, लेकिन इस मुलाकात में आखिर पक क्या रहा है। 15 अगस्त 2025 को ये दोनों नेता मिलेंगे। हम रूस और यूक्रेन के भले के लिए एक डील पर विचार कर सकते हैं। इस डील में टेरिटरीज की स्वैपिंग मतलब यहां एक दूसरे की जमीन इधर उधर, ये स्वैपिंग कौन कर रहा है आपस में? यूक्रेन और रशिया नहीं, अमेरिका और रूस इसकी स्वैपिंग कर सकते हैं। इस डील पर विचार हो सकता है, यानी जमीन का आदान प्रदान शामिल हो सकता है। अब अगर यूक्रेन और रूस के बीच जमीन का आदान प्रदान होता तो फिर यह बताइए कि यूक्रेन को रशिया की कौन सी जमीन दी जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा रूस को दिया जा सकता है, बदले में शायद कुछ और समझौते हों, जैसे युद्ध विराम या फिर अन्य रियायतें। ट्रंप इस बयान ने जियोपॉलिटिकल में पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है। खुलकर लैंड स्वैप की बात करने से इंटरनेशनल कम्युनिटी में चर्चा तेज हो गई। तो आखिर कौन से इलाकों की बात वो हो रही है? वही बात वही हो रही है जो इलाके आपको दिखाए। पुतिन ने इसे ईस्टर्न यूक्रेन का नाम दिया है और ये पूरा ईस्टर्न यूक्रेन रशिया को फिलहाल चाहिए। रशिया इससे कम मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा जैसे डोनबास रीजन, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क शामिल हैं, पहले से रूस के कंट्रोल में है। इसके अलावा जपोरिजिया, खेरसान और क्रीमिया 2014 से रूस के कब्जे में है। इनकी भी बात चल रही है, मतलब 14 में जो कब्जा किया था उन्हें भी ऑफिशियली अब रशिया की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि दुनिया अभी भी क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानती है। ट्रंप का इशारा है कि इन इलाकों को ऑफिशियली रूस को सौंपने की डील हो सकती है। हालांकि इलाके रूस के कब्जे में है, लेकिन दुनिया इन्हें यूक्रेन का हिस्सा मानती है। अगर अमेरिका इस डील को मान्यता देता है तो बाकी देश भी इसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि मान्यता अमेरिका देगा। अमेरिका G7 जैसे देशों का में प्रभुत्व रखता है, नाटो जैसे देशों में प्रभुत्व रखता है, क्वाड में भी मेंबर है। लेकिन इस बयान का रिएक्शन क्या रहा? क्या यूक्रेन भी इस बात को मानने के लिए तैयार है? क्या यूक्रेन इस डील को मानने के लिए तैयार है? जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी रूस को नहीं देंगे। रूस तो छोड़िए, किसी को भी नहीं देंगे। जेलेंस्की का कहना है कि यह यूक्रेन का दूसरा विभाजन होगा। जिस तरीके से इससे पहले 1991 में यूएसएसआर का विभाजन हुआ था और यूएसएसआर का विभाजन होकर 15 देशों में यह टूटा था, ऐसा ही क्या एक और विभाजन रशिया का, मतलब माफ कीजिएगा, यूक्रेन का होने वाला है?
यूक्रेन पहले से युद्ध में कमजोर हो चुका है, अमेरिका से लोन ले रहा है, ब्रिटेन से लोन ले रहा है, लोन के माध्यम से वो रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है और जेलेंस्की किसी भी रियायत के मूड में नहीं है। मतलब ये वही बात है कि सब कुछ लुट गया लेकिन अकड़ नहीं गई। यूरोपियन लीडर्स ने भी इस डील की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि जबरदस्ती टेरिटरीज का हस्तांतरण 21वीं शताब्दी में स्वीकार्य नहीं है। यूरोप का मानना है कि एक तरह का कॉन्ट्रावेस्ट होगा जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब अमेरिका डील करेगा और ऐसे में यूरोप स्वीकार उसे नहीं करेगा, इस बात में सिर्फ एक धमकी ज्यादा नजर आती है, सच्चाई कम नजर आती है। अमेरिका में भी ट्रंप के इस बयान को लेकर विवाद हो सकता है क्योंकि लैंड स्वैपिंग का मामला या फिर एक देश का हिस्सा दूसरे देश को देना कोई आसान बात नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस इस डील के खिलाफ बिल पास कर सकती है। कई देशों का कहना है कि अगर ट्रंप और पुतिन कोई डील करते हैं तो जेलेंस्की को शामिल करना जरूरी है। बहुत हैरानी वाली बात है कि डील हो रही है यूक्रेन को लेकर, रशिया को लेकर, लेकिन रशिया अमेरिका मुलाकात कर रहे हैं, यूक्रेन का कहीं नामो निशान इसमें नहीं है। खबर है कि व्हाइट हाउस जेलेंस्की को अलास्का मीटिंग में बुलाने पर विचार कर रहा है। अब बुलाएगा, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं। अब सवाल यह है कि इस डील में कानूनी और संवैधानिक बाधाएं भी क्या कुछ हैं या फिर अमेरिका किसी कागज पर हस्ताक्षर करके यूक्रेन के हिस्सों को रशिया को सौंप सकता है। अमेरिका में अगर कोई फॉरेन लैंड डील होती है तो प्रेसिडेंट को सीनेट से 2/3 बहुमत की मंजूरी चाहिए और मौजूदा वक्त में ट्रंप ऐसा कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उन्हीं के देश में ट्रंप की फिलहाल टैरिफ को लेकर बहुत खिलाफत हो रही है। यह ट्रंप के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि सीनेट में इतना समर्थन जुटाना आसान काम नहीं है। दूसरा रास्ता है कि ट्रंप एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट के जरिए डील को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें सीनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल करके रूस और यूक्रेन के बीच समझौता करवा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के संविधान में जमीन सौंपने के लिए रेफरेंडम या फिर कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव जरूरी है। मतलब यूक्रेन का भी संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। ऐसा अगर होता है तो यूक्रेन को अपने संविधान में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा, यानी यूक्रेन के लोगों को वोट करके यह तय करना होगा कि वो अपनी जमीन रूस को देना चाहते हैं या नहीं। और कोई भी देश का नागरिक ये नहीं चाहेगा कि उसकी जमीन किसी दूसरे देश के पास चली जाए। आपको लगता है कि यूक्रेन के लोग इसके लिए तैयार होंगे? मुझे तो नहीं लगता तैयार होंगे। जाहिर है यूक्रेन के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त होगा क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर बात करें इस डील की तो सबसे बड़ा रिस्क इस डील में जियोपॉलिटिकल है। अगर वेस्टर्न देश इस टेरिटरी स्वैप को स्वीकार करते हैं तो यह एक खतरनाक मिसाल को कायम कर सकता है। आगे चलकर दूसरे देश भी इस तरह अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा रिस्क डिप्लोमेटिक है। ट्रंप का बिना यूक्रेन को शामिल किए पुतिन से डील करना नाटो के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। नाटो की एकता और लॉन्ग टर्म डिटरेंस कमजोर हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन रिस्क भी इसमें हो सकता है। जिन इलाकों की बात हो रही है वहां लाखों लोग रहते हैं, हो सकता है कि वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हो। अगर रूस इन इलाकों को ऑफिशियली कंट्रोल करता है तो उन लोगों के लिए यह बड़ा नुकसान होगा क्योंकि चाहते वो यूक्रेन के साथ रहना है लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर रशिया करेगा। चौथा रिस्क है सिक्योरिटी का। अगर रूस को ये इलाके मिल जाते हैं तो क्या गारंटी है कि वो आगे यूक्रेन के अगले हिस्सों पर हमला नहीं करेगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए पीस कीपर्स की जरूरत पड़ सकती है उस बाउंड्री लाइन पर, जिस बाउंड्री लाइन पर अगर बाउंड्री लाइन खिंचती है तो उस बाउंड्री लाइन पर पीस कीपर्स की जरूरत हो सकती है। और जिस तरीके से 2014 में कुछ हिस्सों को रशिया ने कब्जाया था यूक्रेन के और 2025 में 22 से 25 तक लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है रशिया, तो आगे इस बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है कि आगे ऐसा नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह यूक्रेन की स्लो डिफीट है। स्लो डिफीट का मतलब यूक्रेन को पता नहीं है और लगातार उसकी हार हो रही है क्योंकि उसके बिहाफ पे कोई और उसका फैसला कर रहा है। अमेरिका, ट्रंप उसका फैसला कर रहा है। इससे पहले बाइडेन उसका फैसला कर रहे थे और अब ट्रंप उसका फैसला कर रहे हैं। दो ग्रेट पावर्स अमेरिका और रूस आपस में डील कर रहे हैं यूक्रेन को लेकर। यह मुलाकात यूएस की धरती पर हो रही है जो 2015 के बाद से पहली बार ऐसा होगा जब पुतिन अमेरिका की टेरिटरी में जाएंगे, मतलब 10 साल के बाद।
पुतिन का अमेरिका आना अपने आप में रूस के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है। अगर डील नहीं भी होती है तो पुतिन को लेजिटिमेसी मिल जाएगी। वो जो इलाके कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें इंटरनेशनल मान्यता मिल सकती है। यूक्रेन इस डील में साइडलाइन हो सकता है पूरी तरीके से। उसकी बार्गेनिंग पोजीशन पहले ही कमजोर है और ज्यादा कमजोर आगे हो जाएगी। और अगर सीज फायर होता है तो रूस के कब्जे वाले इलाके परमानेंट लाइन बन सकते हैं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान मामले में हुआ, जब कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद जहां तक जिसकी सेना थी वही लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। जिस तरीके से आज हमारा बहुत सारा पीओके का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। यूक्रेन के लिए भी ऐसा हो सकता है, जो उसके लिए एक स्लो डिफीट हो सकती है। मतलब हारना तो यूक्रेन का तय है, हारेगा कितनी बड़ी हार वो देखना होगा। अपने कितने इलाके को यूक्रेन बचा सकता है। दूसरी तरफ जो कॉमेडियन राष्ट्रपति है जेलेंस्की, यूक्रेन के एक उनकी जिद के चलते आज यूक्रेन जिस हालात में है, अपने राष्ट्रपति की जिद के चलते, अगर जेलेंस्की जिद नहीं करते कि उन्हें नाटो में जाना है, नाटो का मेंबर बनना है, तो दुनिया चौथे साल, 4 साल हो गए, लगभग 3.5 साल हो गए हैं, ऐसा युद्ध नहीं देख रही होती। लेकिन जेलेंस्की आज भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया वाली कहावत पर काम कर रहे हैं। आज भी अड़े हुए हैं कि हम सीज फायर करेंगे, युद्ध विराम करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे। अब आगे क्या होगा? 15 अगस्त को मीटिंग होनी है, व्हाइट हाउस और क्रेमलिन की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आएगा कि इस डील में क्या कुछ हुआ। देखना होगा उसमें शर्तें क्या रखी जाती हैं और क्या शर्तें रखी जाती हैं। बाकी यूक्रेन और रूस की अपनी अपनी शर्तें हैं। देखना होगा कितनी शर्तें रूस की मानी जाती हैं, कितनी यूक्रेन की मानी जाती हैं और नई शर्तें निकलकर क्या आती हैं। यूक्रेन का उन पर रिएक्शन क्या होगा? क्या जेलेंस्की से स्वीकार करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे? हालांकि रिजेक्ट अगर करेंगे तो रशिया फिर से उनके ऊपर गोले दागेगा और यूक्रेन के भीतर इतनी हिम्मत बची नहीं है कि अब वो रशिया के साथ लड़ाई लड़ सके। नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स क्या कहेंगे ये देखना होगा। भारत ने इस मुलाकात का तो स्वागत किया है 15 अगस्त को जो होने वाली है। आगे जो फैसला होगा उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो डील है, ये जो मीटिंग है, ये सकारात्मक रहती है तो भारत के ऊपर टैरिफ और जो पेनल्टी लगी है वो कम हो सकती है। लेकिन अगर ये डील सकारात्मक नहीं हुई और नकारात्मकता की तरफ ये डील चली गई तो सनकी ट्रंप भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ है उसे 100% या 500% भी कर सकते हैं। भारत का कहना है अगर इससे युद्ध खत्म हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत पर भी रूस के साथ व्यापार को लेकर बहुत बड़ा दबाव है। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। देखते हैं इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। क्या ये यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म करवा पाएगा या नहीं, या फिर इसमें कोई नई जियोपॉलिटिकल जंग की शुरुआत होती है? अपनी राय जो भी है आपकी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते एक बार फिर से मैप दिखाइएगा कि किस तरीके से कौन से वो हिस्से हैं यूक्रेन के। ये क्रीमिया वाला हिस्सा 2014 में रशिया अपने कंट्रोल में ले चुका था। बाकी ये जो पार्ट है इसे फिलहाल रूस अपने कब्जे में ले चुका है और यहां से ये ईस्टर्न यूक्रेन बनाने की बात कर रहा है। लगभग 50% हिस्सा यूक्रेन का मांग रहा है रशिया, उससे कम पर बिल्कुल भी रूस डील करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी ये 3 दिन जो बचे हैं वो बहुत ही मुश्किल भरे अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के लिए रहने वाले हैं। देखना होगा 15 अगस्त को क्या होता है। क्या जो सीक्रेट डील इससे पहले हो चुकी है उस डील पर ही सिग्नेचर होते हैं या फिर कोई और खिचड़ी इन दोनों नेताओं के बीच में पकती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।